So, company accounts question 2. This question is from November 2018. Paper 3, variant 3, question number 4. सवाल स्टार्ट होता है AH Limited has produced its trial balance for the year ended September 2017. In the trial balance, we are provided with sales revenue, purchases, opening inventory, uh, sales staff salaries, administrative staff salaries, carriage inwards, admin expenses, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जब भी इंटरेस्ट की बात होगी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट की अमाउंट मेंशन होती है वो अमाउंट पेड रिप्रेजेंट हो रही होती है। यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना इसने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये पेड इंटरेस्ट है कि हमने इतना इंटरेस्ट क्या कर दिया है, पे कर दिया है। हो सकता है जो एक्चुअल इंटरेस्ट इस साल इंकर हुआ हो वो ज्यादा हो और हमने पे कम अमाउंट करी, तो वो किस तरीके से पता चलेगा, वो एडजस्टमेंट से पता चलेगा। देन हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पेड है। इंटरिम डिविडेंड का मैंने आपको मतलब बताया था, वो डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर दिया जाए, यानी कि इससे पहले कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, अगर कंपनी को लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो कंपनी बीच में ही इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अगर डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। देन हमारे पास फ्री होल्ड लैंड एट कॉस्ट 2,50,000 का गिवन है, व्हीकल्स एट कॉस्ट गिवन है, ऑफिस मशीनरी एट कॉस्ट गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तीनों नॉन करंट एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन, अच्छा दो की, तीन की नहीं, दो की, व्हीकल्स और ऑफिस मशीनरी की, क्योंकि तीसरा एसेट जो आपके पास था वो तो लैंड था ना, और लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, तो व्हीकल और ऑफिस मशीनरी की अब तक की साल की स्टार्ट की जो डेप्रिसिएशन है वो गिवन है। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस गिवन है 200,000। एंड देन डिबेंचर्स हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5% डिबेंचर्स 2023 to 2025। इसका मतलब ये होता है कि आपने डिबेंचर था उधार ना, कि आपने उधार लिया हुआ है एज कंपनी लोगों से, कितने का, $200,000 का। और ये जो आगे लिखा हुआ है ना 2023 2025, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने उस उधार को रीपे करना है 2023 से लेकर 2025 के टाइम पीरियड में। और जो शुरू में 5% लिखा हुआ है, ये 5% बता रहा है ये जो आपने 2 लाख का डिबेंचर से उधार लिया हुआ है डिबेंचर इशू करके, इसके ऊपर आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करना है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पे करना है। देन जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है और रिटेन एंडिंग्स की अमाउंट गिवन है, और उसके बाद उसने पहला सवाल किया पार्ट ए में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ बोनस इशू एंड अ राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। तो बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू बेसिकली दोनों ही इशू जो है, चाहे बोनस इशू हो राइट्स इशू, दोनों के अंदर ही शेयर इशू हो रहा होता है। लेकिन जब आप बोनस इशू कंपनी करती है तो वो इस पर्पस से करती है कि उसको डिविडेंड देना हो, लेकिन डिविडेंड देने के लिए अगर कैश अवेलेबल ना हो तो कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर्स को खुश रखना चाहती है, अब कहते हैं कि यार मुझे डिविडेंड देना भी है लेकिन मेरे पास कैश भी नहीं है, मैं शेयर होल्डर को खुश भी रखना चाहती हूँ, तो कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश डिविडेंड नॉन कैश डिविडेंड देती है, यानी कि अपने शेयर होल्डर को कुछ बोनस के तौर पे शेयर्स इशू कर देती है, और कैश देने की भी जरूरत नहीं पड़ती और शेयर होल्डर को भी शेयर्स रिसीव हो जाते हैं। जब शेयर होल्डर के पास शेयर्स रिसीव हो जाते हैं तो वो आगे जाके उसको चाहे मार्केट पे बेच दें चाहे उनको अपने पास रख लें। सो बोनस इशू जो है वो नॉन कैश डिविडेंड होता है, इट इज पेड इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड, ताकि शेयर होल्डर क्या रहे, शेयर होल्डर आपका खुश रहे। ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर आपकी कंपनी से नाराज हो जाए और अपने पैसे पुल आउट कर ले, अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर ले, इसलिए कंपनी क्या करती है, बोनस इशू करती है। बोनस इशू के अंदर कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा, कंपनी इज डूइंग अ नॉन कैश डिविडेंड विद द नेम ऑफ बोनस इशू, लेकिन कंपनी के पास बोनस इशू की वजह से कोई पैसे रेज नहीं हो रहे। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप राइट्स इशू की बात करो तो राइट्स इशू के अंदर कंपनी को जब पैसे रेज करने होते हैं तो कंपनी जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाके कहती है कि भाई हम हमें इतने इतने पैसे रेस करने हैं और उसके लिए हम आपको इतने शेयर्स ऑफर करते हैं। नॉर्मली राइट्स इशू जो है वो मार्केट प्राइस से स्लाइटली लोअर प्राइस के ऊपर किया जाता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो शेयर को खरीद के अगर राइट आफ्टर बाइंग अगर जाके मार्केट में बेच भी देते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाए। राइट्स इशू इसलिए किया जाता है ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। देखो, अगर मुझे कंपनी को पैसे रेस करने हैं और अभी मैंने करेंटली 1,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं जिसमें 10 लोगों के पास 100 शेयर्स हैं, तो अभी हर ओनर की या हर शेयर होल्डर की ओनरशिप कितनी है, 10% है। अगर मैं मार्केट में जाके एक नया शेयर इशू कर दूं, यानी नए लोगों को शेयर्स इशू कर दूं और ओनर्स बना दूं, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे
राइट्स इशू और बोनस इशू का जो डिफरेंस था वो हमने बता दिया कि भाई बोनस इशू आप करते हो किसके लिए, बोनस इशू आप करते हो इसके लिए कि आपका जो नॉन कैश डिविडेंड देने के लिए, यानी कि अगर आपके पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश आप सिंपली अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे शेयर इशू कर देते हो, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। एंड देन राइट्स इशू के केस में हमने बात कर ली कि भाई राइट्स इशू जो है वो जब आपको सब्सिक्वेंट पैसे रेज करने हो और आपके पास क्या कहते हैं आप नए शेयर होल्डर, आप नए ओनर्स ना बनाना चाह रहे हो कंपनी के, और आप चाह रहे हो कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में ही जो है ना हमारी बात हो जाए, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है मैं उन्हीं को बेच के शेयर्स पैसे रेज कर लूं, तो यू विल डू राइट्स इशू। देन उसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई हुई है, कितने की है, 24,000 की है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलोज, ऑफिस मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट, व्हीकल्स 20% ऑन नेट बुक वैल्यू। डिबेंचर के लिए फिर उसने आगे एक बात कही है, क्या बात कही है, डिबेंचर वॉज इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। कह रहा है कि हमने डिबेंचर को कब इशू किया था, 1 अप्रैल 2017 को इशू किया था, और अभी जो करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, करंट अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो रहा है 30 सितंबर 2017। यानी कि डिबेंचर की जो इशू डेट है 1 अप्रैल, उससे लेके आज जिस डेट पे आप अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो रहा है, अगर आप देखो तो यू हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर। तो बेसिकली टोटल आपके पास 6 महीने बन रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर। तो डिबेंचर इशू किए हुए, अगर आपने 1 अप्रैल 2017 को डिबेंचर इशू किया हुआ है, तो डिबेंचर इशू किए की डेट से लेके, जिस डेट पे आपने डिबेंचर इशू किए हैं, उस डेट से लेके अभी तक जो करंट डेट है जिस पे अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, आपको टोटल 6 महीने हो चुके हैं। अच्छा, ये 6 महीने कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट लिखते हो तो आप सिर्फ उतने महीने का ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे जितना, जितने महीने आपके इस करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो आपके करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं अभी डिबेंचर इशू किए हुए, ये 6 महीने इस अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सिर्फ चार्ज करोगे, 6 महीने से ज्यादा नहीं, 6 महीने से कम नहीं। देन उसके बाद उसने कहा है कि भाई on 30 September 2017 an additional 20,000 shares were issued at $1.20 each. These shares had not been entered in the books of account. 30 सितंबर को कह रहा है मैंने 20,000 शेयर्स जो है वो इशू कर दिए हैं एट $1.2 ईच। नॉर्मली शेयर्स अगर आप देखो तो नॉर्मली आपके जो शेयर की फेस वैल्यू थी ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $1 ईच, शेयर की फेस वैल्यू $1 थी, लेकिन आपने जो शेयर इशू किया है वो $1.2 का किया है। एंड आपको मैंने बताया था कि अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू कम हो और आपकी इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा हो, तो जो डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे 1.2 जो आपकी इशू प्राइस है और $1 जो आपकी फेस वैल्यू है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। तो आपने यहाँ पे जो शेयर्स इशू किए हैं वो एट अ प्रीमियम ऑफ $0.2 इशू किए हैं। देन उसके आगे कहता है, अच्छा ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं है, तो अभी हम इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ले आए। एंड लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है एट 30 सितंबर 2017 द डायरेक्टर्स ट्रांसफर्ड $5,000 टू द जनरल रिजर्व and decided to record a final dividend of 0.05 per share on shares held at that date. The transfer to general reserve has not yet been recorded. तो कह रहा है कि भाई हमने जो है वो 5,000 के जो रिजर्व है, यानी कि $5,000 हमने जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करने का फैसला किया है। तो जनरल रिजर्व के अंदर पैसे कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, रिटेन अर्निंग से या प्रॉफिट फॉर ईयर से ही आपके पास जनरल रिजर्व के अंदर पैसे ट्रांसफर होते हैं। एंड लास्ट में उसने बड़े मजे की बात बोली है, वी हैव डिसाइडेड टू रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर्स ऑन शेयर्स हेल्ड एट दैट डेट। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर अगर कोई फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कर दिया जाए, प्रपोज कर दिया जाए, तो दैट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बिकॉज वो अभी तक आपने पे नहीं किया है। दैट इज ओनली प्रपोज, दैट इज ओनली रिकमेंडेड, तो इट विल जस्ट बी मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एंड दैट इज इट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए मैंने बताया था कि प्रपोज भी रिकॉर्ड कर लेंगे सॉसी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, लेकिन जो आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का अगर डिविडेंड आपने कुछ प्रपोज किया, जैसे कि इस केस में 0.05 जो प्रपोज हुआ है, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई डायरेक्टर्स ने ये डिविडेंड प्रपोज किया है। तो अब पार्ट ए में दे आर सेइंग कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017। सो लेट अस जस्ट क्विकली कैलकुलेट द प्रॉफिट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बेसिकली बनानी है।
तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए वी नो दैट वील स्टार्ट फ्रॉम सेल्स। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास गिवन है कितने का, 5,58,000 का। तो सबसे पहले मैंने सेल्स लिख दी 5,58,000। देन उसके बाद हमें निकालनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल। कोई हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स नहीं है, सेल रिटर्न नहीं है, वरना मैं सेल रिटर्न को भी माइनस करा लेता। देन उसके बाद सीधा कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है $27,000 की, तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दी $27,000। उसमें आपको पता है परचेजेस ऐड हो जाती हैं। परचेजेस की फिगर मेरे पास गिवन है $3,52,000। तो परचेजेस मैंने $3,52,000 से क्या कर लिया, ऐड कर लिया। देन आई हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट क्या होता है, कैरेज ऑन परचेजेस, यानी जब आप गुड्स खरीद के अपनी शॉप पे या अपनी फैक्ट्री पे लेके आते हो तो उस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंकर होता है दैट इज कैरेज इनवर्ट। और वो परचेजेस की फिगर के अंदर क्या हो जाता है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन के अंदर क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। कैरेज इनवर्ट भी ऐड हो गया। एंड देन उसके बाद हमारे पास और तो कोई कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन से रिलेटेड चीज़ नहीं है, तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 24,000 की गिवन थी उसको क्या करा लिया, माइनस करा लिया। वंस वी एड सब्ट्रैक्ट दी फोर फिगर्स, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ जाएगी $3,59,000। ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास सिंपल सी कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ गई। नाउ अगेन अ वेरी बेसिक थिंग, सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दोगे तो 558,000 माइनस 359,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितने का, 1,99,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देन आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो हिस्सों में कंपनी अकाउंट्स के अंदर, बेसिकली तीन, इनफैक्ट नॉट टू, इनफैक्ट तीन हिस्सों के अंदर आप एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हो। फर्स्ट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज योर एडमिन एंड थर्ड इज योर फाइनेंस कॉस्ट। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेटेड एक्सपेंस है वो माइनस कराऊंगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके पास एक तो ये सेल्स स्टाफ सैलरी थी विच वॉज $64,000। तो ये $64,000 जो है वो मैंने आप देखें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको मैं कह सकूं कि ना ये डायरेक्टली जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो मैंने उसको नहीं डाली। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो वहीकल है ये वहीकल को आप डाल दें। देखो वहीकल अगर डिलीवरी वहीकल होती या उसने कहीं पे ऐसी बात कही भी होती कि भाई ये जो वहीकल है ये सेल्स के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर मुझे श्योरिटी मिल जाती। लेकिन अगर श्योरिटी नहीं मिली है मुझे वहीकल की, तो देखो एक वहीकल वो होती है बिजनेसेस के अंदर जो उन्होंने जो है ना अपने डे टू डे कामों के लिए रखी हुई होती है या अपने एम्प्लॉयज को दी हुई होती है, तो उसका कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक नहीं होता, तो उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाती। लेकिन अगर कोई व्हीकल ऐसी है जो बिजनेस से रखी हुई है कि भाई फैक्ट्री से माल बनेगा और वो माल निकल के जो है वो जनाब मेरी दुकानों पे जाएगा और वहां बिकेगा, तो वो जो गाड़ी है उसकी डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। इस केस में उसने व्हीकल को स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये सेलिंग से रिलेटेड है या क्या कहते हैं किस काम से रिलेटेड है, तो मैं उसके डिप्रिसिएशन को सीधा सीधा एज अ एडमिन एक्सपेंस ट्रीट कर लूंगा। देन उसके बाद अगर बढ़े तो हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बस ये एक ही था, 64,000 सेल्स स्टाफ सैलरीज वो आ गया। उसके बाद वी हैव एडमिन एक्सपेंसेस। अब एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खुद एक उसने अमाउंट लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, कितनी, $18,000। एक मिनट दिएगा, अजान हो जाए फिर रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर मैं आपसे बताया था कि सबसे पहले तो उसने ना खुद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखे हुए कितने के, $18,000 के। तो मैंने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नीचे एडमिन एक्सपेंस लिख लिया कितना है, $18,000 का। फिर उसने कुछ एडमिन स्टाफ सैलरीज भी दी हुई है हमें। एडमिन स्टाफ सैलरीज उसने दी हुई है, ये रही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज गिवन है हमारे पास कितनी, $27,000 की। तो एडमिन स्टाफ सैलरीज आ गई $27,000 की। देन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये अभी इसकी वर्किंग हम देखेंगे, बट दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। ये बात याद रखिएगा कि फाइनेंस कॉस्ट अगर आपने कहीं से भी उधार के ऊपर पैसे लिए हुए हैं तो उधार की जो कॉस्ट है उसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है तो वो आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसके ऊपर हम फाइनेंस कॉस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। देन इंटरिम डिविडेंड वगैरह सारी चीजें इससे रिलेटेड नहीं है, तो अब हम सीधा जो डेप्रीसिएशन थी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन हमारे पास पॉलिसी क्या गिवन थी, डेप्रीसिएशन के लिए हमारे पास पॉलिसी थी ऑफिस मशीनरी के लिए 10% ऑन कॉस्ट। तो ऑफिस मशीनरी की अगर आप कॉस्ट देखें, ये रही ऑफिस मशीनरी एट कॉस्ट 10,000 की है।
तो 10,000 का सीधा सीधा 10% ये $1,000 आएगा। तो मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितनी रख ली, $1,000 रख ली। ब्रैकेट के अंदर अगर आप कहते हैं कि सर नहीं हमें वर्किंग भी दिखाएं, जो कि दिखानी चाहिए भी, हमें क्या दिखाएं, आपको भी चाहिए कि आप एग्जामिनर को दिखाएं ये वाली वर्किंग, तो 10,000 टाइम्स 10%, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आ गई। एंड देन डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल के लिए बात करें तो दैट वाज 20% एट नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यू हैव टू डू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट आपके पास व्हीकल की कितनी है, व्हीकल एट कॉस्ट आपके पास पड़ी हुई है $68,000 की, और व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन है अब तक की चार्ज हुई भी, दैट इज $18,000। सो इट्स गोइंग टू बी 68,000 माइनस $18,000। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास आपके बिजनेस की नेट बुक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सॉरी, बिजनेस की कह रहा हूँ, मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और जब मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी तो उसके ऊपर हम सीधा सीधा 20% लगा देंगे। तो इसको यहाँ पे वर्किंग दिखा देते हैं, 68,000 माइनस 18,000, ये हमारे पास आएगी क्या, नेट बुक वैल्यू। 68,000 क्या थी, 68,000 हमारे पास कॉस्ट थी ऑफ व्हीकल्स, एंड देन 18,000 हमारे पास है डेप्रीसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल। तो नेट बुक वैल्यू एक तरीके से 50,000 बन रही है, और उस 50,000 को अगर मैं, जो रेट है मेरा 20%, उससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो 50,000 का 20% ये मेरे पास डेप्रीसिएशन ऑफ व्हीकल्स बन रही है $10,000 की। तो ये $10,000 मैंने डेप्रीसिएशन ऑफ व्हीकल्स के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस है क्या, अदर देन द फाइनेंस कॉस्ट, जो डिबेंचर वाली मैंने चीज छुड़वाई है, तो उसके अलावा कोई एक्सपेंस हमारे पास एज सच गिवन नहीं है। तो अब ये जो दो एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन, इनको अगर आप ऐड अप करो, टोटल करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था 64,000, और फिर ये एडमिन एक्सपेंसेस, चार एक्सपेंसेस गिवन, इन सबको ऐड करो, तो ये जो आपके पास टोटल एक्सपेंस जो कि यहाँ पे निकल के आया वह है 1,20,000। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, वैसे फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो दोनों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का और एडमिन का जो टोटल है, दोनों को जब आप मर्ज कर देते हो इन दोनों एक्सपेंसेस को, तो आपके पास जो टोटल एक्सपेंस आता है उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हो, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा आ गया, ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा आ गया, तो अब आप उसको जब ग्रॉस प्रॉफिट वाली फिगर में से माइनस कराओगे, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर अगर एक्सपेंसेस को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं लिखे और सारे साथ लिख दें लेस एक्सपेंसेस कर, तो मार्क कट जाता है या नहीं? कम, इस वाला, ये वाला थोड़ा पुराना सवाल है तो इसमें कंपनी भी अकाउंट। मसला है। हाँ, लेकिन वैसे आपको चाहिए आप अलग करके लिखो इफ इट्स कंपनी। अब तो खैर जो नए सवालात आ रहे हैं उसमें पूरा फॉर्मेट भी बना के देता है, और उसमें हाँ, खुद ही अक्सर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता है, तो अब तो इतनी इस लेकिन बात की अगर खुद टेंशन से नहीं है। बनानी हो इनकम स्टेटमेंट तो अगर ऐसे ही लिख दें तो मार्क कट बेटर सकता है? टू सेपरेट, इट्स बेटर टू सेपरेट देम, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स वैसे कभी मार्केट स्कीम के अंदर आपको अलग से फॉर्मेट के मार्क्स नहीं लिखे हुए हाँ। दिखेंगे, लेकिन एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा होता है, तो उसको आपको चाहिए कि आप फॉलो करो सेपरेट, उसके मार्क्स की कोई अलॉटमेंट नहीं होती है वैसे मार्केटिंग स्कीम के अंदर। बट अगर वो चाहे उसको फॉर्मेट गलत लगा, बिकॉज दैट वुड बी अ रॉन्ग फॉर्मेट, तो वो वहाँ पे मार्क्स काट सकता है। बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर आपको, ये तो उनके सिलेबस का पार्ट है कि जहाँ पे फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट को फॉर्मेट फॉलो करना है, ये उन्होंने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। सो हाँ। वो आपको भी करना पड़ेगा फॉलो। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल आ गई, कितनी आ गई डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, $10,000 आ गई। मैं आपको बताया था कि आपके पास जो अभी ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस आपका एडमिन एक्सपेंस, इन दोनों को क्लब इन कर दो, तो ये जो 1,20,000 आ रहा है ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप ग्रॉस प्रॉफिट वाली फिगर पे से जब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, तो यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, which is also called profit before interest and tax. This is again very important because कल जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके अंदर भी ये चीज हमें इस्तेमाल में आती है। खैर, वंस वी हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, $79,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप माइनस कराओगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट की मैंने कहा था वर्किंग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग किस तरीके से होगी, फाइनेंस कॉस्ट के लिए आपने जो डिबेंचर्स लिए थे, डिबेंचर्स थे आपके पास कितने के जनाब, डिबेंचर्स थे आपके पास $40,000 के, ठीक है। और उन पे रेट कितना था, 5% था। सब बच्चे अगर अपने कैलकुलेटर्स में 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे तो उनके पास आंसर आएगा $2,000, ठीक है। ये $2,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है ना जी। कि मतलब ये जो, क्योंकि बेसिकली जो 5% का रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअल बेसिस पे हमेशा गिवन होता है, जहां पे भी आप इंटरेस्ट की बात करते हो एनुअल बेसिस पे करते हो। तो ये 5% आपका एनुअल इंटरेस्ट था। लेकिन
आपने तो बिजनेस के अंदर लोन सिर्फ कितने महीने रखा है, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू ही अप्रैल में किया था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपको डिबेंचर इशू किए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। तो अगर मैं इसकी वर्किंग करके दिखाऊं, बहुत सिंपल वर्किंग होगी इसकी। 2 लाख का आपका, 40,000 का आपका डिबेंचर था, 40,000 का 5%, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, जो कि $1,000 के बराबर निकल के आएगा। और जरा गौर करिएगा यहाँ पे, जो ऊपर डिबेंचर का इंटरेस्ट उसमें लिखा हुआ था ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो भी $1,000 था। और यहाँ पे भी जो वर्किंग करके आंसर आ रहा है वो भी $1,000 है। और मैंने आपको बताया था, ये मैंने लिखा भी था, कि ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, या जब भी आप देखो ना इंटरेस्ट अगर जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, तो वो इंटरेस्ट पेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग करी, $1,000 आया। इंटरेस्ट पेड भी कितना है, इंटरेस्ट पेड भी $1,000 है। तो इस केस में कोई अक्रूड इंटरेस्ट नहीं बचा। लेकिन आप अगर हो सकता है किसी और सवाल में वर्किंग कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट इंकर्ड ज्यादा आ रहा हो और आपका इंटरेस्ट पेड कम आ रहा हो। तो अब ये जो दोनों का डिफरेंस होगा ना, जो आपने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट डाला है और जो इंटरेस्ट उसने पे किया हुआ है, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड अक्रूड इंटरेस्ट, जो कि आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर अंदर द एसओएफपी मेंशन किया जाएगा। खैर, इस केस में तो हमने इंटरेस्ट की वर्किंग करी, इंटरेस्ट इंकर्ड भी 1,000 है और इंटरेस्ट पेड भी 1,000 है, तो हमने इंटरेस्ट इंकर्ड $1,000 माइनस करा दिया विद द नेम ऑफ फाइनेंस चार्जेस। एंड देन 79,000 में से जब 1,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हुआ, आपके पास प्रॉफिट फॉर ईयर निकल के आ गया $78,000 का। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, जो कि उसने 7 मार्क्स के लिए पूछा था, कि भाई हमें जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। तो हमने उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एट 30 सितंबर 2017। अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कंपनी अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने में होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी के एलिमेंट्स का चेंज बताओ। इक्विटी के कितने एलिमेंट थे? इक्विटी के 7 एलिमेंट थे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि इस पूरे सवाल में मेंशन नहीं है, तो उसको मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट भी नहीं बनाऊंगा, गिवन ही नहीं है सवाल में। देन उसके बाद था हमारे पास रिटेन अर्निंग, ठीक है। देन था हमारे पास जनरल रिजर्व, फिर था एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व भी पूरे सवाल में कहीं नहीं है, तो वो भी मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद था मेरे पास शेयर प्रीमियम, एंड देन मेरे पास लास्ट में था रीवैल्यूएशन रिजर्व। इस सवाल के अंदर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड भी कोई बात नहीं है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी मेरे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। तो भाई 7 चीजें थी, 7 में से मैंने क्या, 2 चीजें मैंने कही कि भाई आपके इस सवाल का पार्ट नहीं है। एक एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व इस सवाल में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, और दूसरा आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व इस पूरे सवाल में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब आपके पास जो इस बिजनेस के अंदर अगर बात करी जाए, जो कि एएच लिमिटेड का है, सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल पे क्या आएगा, ये याद नहीं रहता। तो भाई 5 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने वो 5 के 5 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी यहाँ पे मेंशन कर दिए। जब 5 नहीं 4 होने, मैंने 2 माइनस करे। मैंने, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी मैंने कहा था, मैंने 3 माइनस करवाए थे। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी पूरे सवाल में नहीं है, मैंने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं है, और फिर मैंने कहा था कि वो अपना जो एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व है वो भी नहीं है। तो 3 माइनस हो गए, 7 में से 4 बचे, ओएससी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये आपके आ गया हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो आपकी सबसे पहली जो कंफ्यूजन थी कि सर आएगा क्या, तो भाई जो एलिमेंट ऑफ इक्विटी जो कि सवाल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। अच्छा, अब इनका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास बड़ा क्लियरली गिवन था, $200,000, तो उसको मैं वहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा, $200,000। इसी तरीके से जनरल रिजर्व का बैलेंस भी बड़ा क्लियरली गिवन है, डिबेंचर के नीचे ही गिवन है, कितना, $20,000। ठीक है भाई, जनरल रिजर्व का बैलेंस भी आ गया। उसके बाद आपके पास के शेयर प्रीमियम का बैलेंस भी गिवन था। लेट्स सी शेयर प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास है कि नहीं है। हम्म, मुझे नहीं दिख रहा शेयर प्रीमियम का बैलेंस। तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो फिर शेयर प्रीमियम के लिए देख लो, मैंने डैश लगा छोड़ दिया, जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं डालनी है। अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस है तो लिख दिया, नहीं है तो नहीं लिखा। एंड देन रिटेन एंडिंग का तो बैलेंस गिवन था। रिटेन एंडिंग का बैलेंस आप देखो, लास्ट बैलेंस रिटेन एंडिंग का $28,000, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन एंडिंग कितना आ गया, $28,000। अब मैंने देखना है कि यार इन एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी के अंदर चेंज कहाँ कहाँ पे आया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चेंज आता है और सबसे ज्यादा जो चीजें एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो रिटेन प्रॉफिट में होते हैं। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी अगेन यूज इन योर नेक्स्ट चैप्टर।
तो रीटेन प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट फॉर ईयर, जो मैंने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया है, दैट इज $78,000। तो देखो रीटेन प्रॉफिट के नीचे $78,000 प्रॉफिट फॉर ईयर के नाम से क्या हो गया, एडअप हो गया। ठीक है ना, वही बात है जो मैंने आपको फॉर्मेट्स के अंदर जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा था तो बताई थी। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ है क्या इस सवाल में? जी बिल्कुल हुआ है। उसने जो हमें एडजस्टमेंट दी थी, एडजस्टमेंट नंबर लास्ट वाला एडजस्टमेंट नंबर 5, उसमें उसने कहा था कि भाई डायरेक्टर्स ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व। तो मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व इज अ रेवेन्यू रिजर्व, और उसमें से कहाँ से पैसे निकाल के ट्रांसफर होते हैं, जो आपके रिटेन प्रॉफिट के पैसे होते हैं या प्रॉफिट फॉर ईयर के पैसे होते हैं, वो वहां से निकाल के आप जनरल रिजर्व में डालते हो। तो 5,000 आपने रीटेन प्रॉफिट से निकाला, देखें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में रीटेन प्रॉफिट से 5,000 निकाला और 5,000 किधर डाल दिया, जनरल रिजर्व में डाल दिया। फिर आपने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया था। इंटरिम डिविडेंड आपने कितने का पे किया था? इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया था $4,000 का। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है $4,000 इंटरिम डिविडेंड पेड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। और जो मैंने बात बताई थी मैं उसको रिपीट कर दूं, फिर मैं ये इशू ऑफ शेयर्स वाले पे आता हूँ। जो लास्ट एडजस्टमेंट थी उसमें उसने कहा हुआ था 0.05 का हमने जो है वो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर के को अगर कोई डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड उनका रिकमेंड होता है या प्रपोज्ड होता है, तो उसकी सिर्फ जो वैल्यू है वो नोट्स टू अकाउंट्स तक है। इस सवाल में नहीं मांगा, लेकिन अक्सर जब वो इस तरीके की एडजस्टमेंट देता है ना, तो वो एक छोटा सा 1-2 मार्क में कह देता है कि बताओ इसका क्या करूं। तो आपने सिंपली लिखना होता है कि भाई ये प्रपोज डिविडेंड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बनते, दे विल जस्ट बी मेंशन टू द नोट्स टू अकाउंट्स, सिंपल एज दैट। 2 मार्क के लिए ज्यादातर जो है ये वाली बात पूछ लेता है। खैर उसमें नहीं पूछी, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट 4 थी, उसमें अब उसने कहा था कि हमने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स इशू किए हैं तो जाहिर सी बात है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका बढ़ेगा। कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये सब अपने पास नोट लिख लें, एस वाली बात है तो बच्चों को याद भी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल ओनली ऑलवेज इंक्रीज बाय इट्स फेस वैल्यू, ये सब अपने पास नोट लिख लें। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो होता है वो हमेशा अपनी फेस वैल्यू से बढ़ता है। तो अगर आपने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, इवन यू हैव इशूड इट एट अ प्राइस ऑफ $1.2, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर जो फेस वैल्यू थी $1, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के लिए उसने क्या दिया हुआ है, यस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $1 ईच। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू $1 से बढ़ेगा। तो अगर आपने 20,000 शेयर इशू किए हैं तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को मैं बढ़ा दूंगा कितने से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को मैं बढ़ा दूंगा $20,000 से। अच्छा सर, हमने शेयर इशू तो लेकिन ज्यादा पे किए हैं, भाई जितने भी ज्यादा पे किए हैं दैट इज योर प्रीमियम, दैट इज योर शेयर प्रीमियम, तो उसका इंपैक्ट तुम शेयर प्रीमियम में दिखाओ। तो अगर तुमने लेट से 0.2 का प्रीमियम चार्ज किया था, जो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया था कि भाई 0.2 का प्रीमियम चार्ज हुआ है, और कितने शेयर्स तुमने 0.2 के प्रीमियम पे इशू किए हैं, 20,000 शेयर्स तुमने 0.2 के प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो 20,000 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करा दो तो जो तुम्हारा 20,000 शेयर्स इशू करके जो टोटल शेयर प्रीमियम जनरेट तुमने किया है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और उसको हम दिखा देंगे किधर, उसको हम दिखा देंगे शेयर प्रीमियम के अंदर कि भाई ये 4,000 बनेगा, बेसिकली 20,000 इंटू 0.2, ये 4,000 से हमारा शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली आपने जो पैसे रेज किए थे व्हेन यू इशू 20,000 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.2, तो ये कुछ फिगर बनेगी आपके पास $24,000। इस $24,000 के दो दो बेसिकली पोर्शंस बनेंगे। एक फेस वैल्यू वाला जो कि 20,000 का पोर्शन है, जो कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड हो रहा है, और दूसरा $4,000 वाला जो कि आपका प्रीमियम है, और वो रिकॉर्ड हो रहा है किधर, शेयर प्रीमियम के अंदर। लेकिन अमाउंट रेज अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेगा कि अमाउंट रेज कितनी हुई है, तो अमाउंट रेज तो भाई $24,000 ही हुई है। ठीक है जी, तो ये हो गई सारी एडजस्टमेंट्स, आपने जिस भी एलिमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर जो भी मूवमेंट थी वो शो कर दी। तो आप सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट कराना और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख प्लस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,20,000। शेयर प्रीमियम में कोई बैलेंस ही नहीं था, अभी अभी क्रिएट हुई है, तो बस क्लोजिंग बैलेंस 4,000। जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस था, 5,000 ट्रांसफर होकर आया, क्लोजिंग बैलेंस 25,000। रीटेन एंडिंग के लिए जो सारी वर्किंग है ऐड सब्ट्रैक्ट कराओगे तो रीटेन एंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस आएगा $97,000। और यहाँ पे तुम्हारी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि देखो, चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्या मतलब है कि तुम शो करो क्या चेंजेस हुई है, क्या मूवमेंट हुई है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस, हम दिखाते हैं कि भाई अच्छा ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल द इक्विटी एलिमेंट्स ये था, उसके अंदर जो जो चेंज है आपने दिखाया, और अपेरेंटली आपने बता दिया कि ये हमारा 7 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी, उसमें से जो भी रिलेटेबल हैं जो कि इस बिजनेस के अंदर जो है वो काम आ रहे हैं, उसका क्लोजिंग, हर एलिमेंट ऑफ इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या बन रहा है।
यही इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस अगर अब वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाएगा तो उसमें क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। तो अगला जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ही है। तो आपको अगर थोड़ा सा लेक्चर्स के उसमें रिकॉल करो तो मैंने बताया था कि भाई इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जिस पे फिर राजन ने पूछा था स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट भी आता है क्या, तो वो भी आता है, और वो भी हम बनाना पहले वाले सवाल के अंदर देख चुके हैं। तो यही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। पांचवा भी था लेकिन वो नोट्स टू अकाउंट्स था, और वो मैं बता चुका हूँ। उसमें फिलहाल तक के लिए तुम्हें एक ही चीज पता होनी चाहिए जो नोट्स टू अकाउंट्स में आती है, जो कि यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रही है, एंड दैट इज योर ऑर्डिनरी प्रोपोज डिविडेंड। कि भाई जो डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए प्रपोज किया जाता है वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आ जाता है। जो पास पेपर्स में प्रेफरेंस शेयर्स टेस्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते बहुत 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 कम यार, बहुत कम, बहुत ही कम। हैं, मतलब उसमें लेटेस्ट उसमें इतने नहीं है आप कह रहे हैं। नहीं है, पुराने उसमें भी है, बहुत ज्यादा तो पुराने उसमें भी नहीं, बहुत कभी सही। कभार दिखेगा। 20 सवाल करोगे उसमें एक में दिखेगा। खैर लास्ट पार्ट में वो कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2017। 2017 को कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दो। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी मेड जस्ट लाइक एनी अदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इट्स जस्ट द फैक्ट कि इक्विटी का सेक्शन चेंज हो जाएगा। और इक्विटी के सेक्शन में अब आपको मसला होना ही नहीं चाहिए। क्यों सर, क्यों मसला नहीं होना चाहिए? क्योंकि इक्विटी का पूरा सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी से उठ के जाएगा। तो अभी हम बनाते हैं एसएफपी, स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट से। तो नॉन करंट एसेट से स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले, हमारे पास दो नॉन करंट एसेट थे, इनफैक्ट तीन थे। पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी एट कॉस्ट, जो कि हमारे पास कितने की गिवन थी, 250,000 की आई बिलीव गिवन थी। यस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट 2,50,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट आ गई कितने, 2,50,000 की। फिर हमारे पास वहीकल एट कॉस्ट गिवन थी $68,000 की, तो मैंने वहीकल एट कॉस्ट 68,000 लिखा। और वहीकल की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, वो 18,000 थी। लेकिन अब साल गुजर चुका है और मैं इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ। तो मैंने कितनी मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, मैंने 10,000 की डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे चार्ज करी थी। तो 18,000 विच वॉज द ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये 18,000 ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था जो ट्रायल बैलेंस में गिवन था, प्लस 10,000 जो मैंने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन मोटर व्हीकल। तो टोटल जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल के ऊपर लग चुकी है एट दी बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो 28,000 की है। तो 68 - 28, मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, $40,000 मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू आ गई। फिर इसी तरीके से मशीनरी एट कॉस्ट हमने देखा था, $10,000 का गिवन था, ये रहा। और उसकी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी दैट वाज $2,000। और फिर इस साल मैंने मशीन के ऊपर $1,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। तो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विच वाज $2,000, प्लस इस साल का चार्ज फॉर ईयर $1,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय द एंड ऑफ ईयर इज नाउ 3,000। कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके मैंने वैल्यू लिख दी, नेट बुक वैल्यू लिख दी कितनी, मशीनरी की, $7,000। तो ये तीन नॉन करंट एसेट थे। तीनों नॉन करंट एसेट को उनकी नेट बुक वैल्यू पे लेके आया। लैंड तो बेसिकली कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो वो एज इट इज रहा। बाकी दोनों एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे लेके आया, तीनों का टोटल किया, दैट इज कमिंग अप टू बी एज $2,97,000। नॉन करंट एसेट के बाद हमें करंट एसेट रिकॉर्ड करने होते हैं। करंट एसेट के लिए उसने हमें बताया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर गिवन थी $24,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जनाब आपकी आ गई $24,000 की। ट्रेड रिसीबल का फिगर आपके पास गिवन था $34,000। आप प्रोविजन वगैरह की या बेड डेट की कोई उसने बात नहीं करी है, तो वो एज इट इज़ $34,000 ही आ गया। एंड लास्ट में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन था कितने का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ गया, जस्ट जस्ट आफ्टर ट्रेड पेबल, $36,000 का। लेकिन इस $36,000 में एक एडजस्टमेंट होगी। सर कौन सी एडजस्टमेंट होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? भाई आपने शेयर्स इशू किए थे ना, अंडर एडजस्टमेंट नंबर 4। और मैंने आपको, अच्छा एक बात जो यहाँ करी थी, मैंने अभी नहीं करी थी, या मैंने आपको ये समझाने के लिए करी थी कि 24,000 की शेयर इशू करके पैसा रेज हुआ है। तो पैसा रेज हुआ है तो बैंक अकाउंट में आएगा। एंड सिर्फ गिवन दैट कि उसने कहा है कि ट्रांजेक्शन अकाउंटेड नहीं हुई भी, यानी कि ये 24,000 जो रेज हुआ है ये बैंक अकाउंट के अंदर आपने बैंक के टी अकाउंट में एडजस्ट नहीं किया है। तो 24,000 से अगर आपने अमाउंट रेस किया है बाय इशूइंग शेयर्स, तो 24,000 आपका बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे जो बैंक की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बेसिकली फिगर आएगी, वो आपके पास 60,000 आ रही है, विच इज 36,000 जो ओपनिंग बैलेंस था, प्लस 24,000 जो कि मैंने शेयर इशू करके अमाउंट रेस करी है। करंट एसेट का टोटल किया, तीनों फिगर ऐड करके ये बना 1,18,000। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट का टोटल दैट इज कमिंग अप टू बी एज $4,15,000।
और फिर मैंने जैसे आपको कहा था कि इक्विटी का सेक्शन बहुत आसान है। क्यों आसान है इस केस में? क्योंकि सारा का सारा काम आप कर चुके हो। यू जस्ट हैव टू राइट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और उसका क्लोजिंग बैलेंस, शेयर प्रीमियम उसका क्लोजिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व उसका क्लोजिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो चारों आपके एक एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी है। और देख लो चारों का जो क्लोजिंग बैलेंस था, 2,20,000, 4,000 फॉर शेयर प्रीमियम, 25,000 फॉर जनरल रिजर्व, एंड देन एट लास्ट 97,000 फॉर रिटेन अर्निंग। सारे बैलेंसेस जो है वो हमने क्लोजिंग बैलेंसेस चारों एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी के रिकॉर्ड कर लिए। चारों का टोटल किया तो दैट इज कमिंग अप टू बी एस $3,46,000। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी एक ही है बिजनेस के अंदर, एंड दैट इज ऑफ डिबेंचर, जो हमने इशू किए हुए हैं $40,000 के। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर आ गया, कितने का जनाब? $40,000 का। और करंट लाइबिलिटी में भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज योर ट्रेड पेबल, जो कि गिवन है $29,000 के। तो $29,000 का आपने ट्रेड पेबल रिकॉर्ड कर लिया। आप जब इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल करोगे, यानी 346,000 प्लस 40,000 प्लस 29,000, तो आपके पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ रही है 4,15,000। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, दोनों फिगर बराबर हो गई हैं। टोटल एसेट भी 4,15,000 था, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी 4,15,000 हो गई। विच प्रूव्स कि आपने सवाल पूरा का पूरा, यानी कि तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ठीक बनाई हैं। तो और चौथा जो नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल था, वो इस सवाल का पार्ट नहीं था, वो हम ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर, जो हमारी बेसिकली कल वाली क्लास थी, उसके अंदर हम बनाना सीख चुके हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्या क्या चीज़ें कंपनी अकाउंट्स के अंदर टेस्ट होती हैं, बनाने को आती हैं, वो सारी चीज़ें हमने बना के बाय बाय यूजिंग फॉर्मेट्स बना के पास पेपर के सवालों के थ्रू कर लिया।